नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और लेकर आ चुका हूं आज के पॉडकास्ट में एक और जबरदस्त डरावना अनुभव कराने वाली भूतिया स्टोरी। दोस्तों, आपने पहले भी कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें हॉस्टल में भूत प्रेत के साए का जिक्र रहता है, लेकिन ये कहानी बड़ी ही हैरतअंगेज और डरावनी है। कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 5-6 घंटे का जंगल से होता हुआ एक सफर जाता है फूलपुर गांव में। लेकिन उस जंगल के सफर में कहा जाता है कि बहुत ही भयानक आत्माएं घूमा करती है। तो ये स्टोरी एक हॉस्टल के अंदर रहने वाली 7-8 लड़कियों की है। इन 7-8 लड़कियों का ग्रुप अपनी किसी सहेली की शादी में शामिल होने के लिए ये फूलपुर जाते हैं। अब हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद जब वो उस फूलपुर जाने वाले रास्ते पर होते हैं तो उसी जंगल में उनके साथ जो हादसा होता है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। तो आइए सुनते हैं बिलासपुर के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के साथ घटी हुई उस सनसनीखेज घटना के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर कोई नए दोस्त पहली बार हमसे स्टोरी सुन रहे हैं तो वो इस फैमिली के चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को मजबूत कीजिए। और हाँ, सभी साथी जो स्टोरी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट तो जरूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे। डिनर के बाद हॉस्टल की सारी लड़कियां वैसे तो अपने अपने रूम में चली जाती थी, पर आज 8 लड़कियों का एक ग्रुप अपने रूम में न जाकर वहीं एक कॉर्नर में बड़ी सी टेबल के इर्द गिर्द जम गया। सबके चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रही थी। सब के सब खुशी से मतवाली हुई जा रही थी। बात ही कुछ ऐसी थी कि इन लड़कियों का मन खुशी से झूम रहा था। हॉस्टल की सबसे फेमस और तेज तर्रार स्टूडेंट शमिता की शादी अगले हफ्ते होने वाली थी। दीपावली की छुट्टियों में सभी लड़कियां अपने अपने घर गई थीं। सारी लड़कियां तो वापस हॉस्टल लौट आईं, पर शमिता नहीं लौटी। फिर कल ही उसने अपनी फ्रेंड्स और हॉस्टल वार्डन को उनके व्हाट्सएप पर अपनी शादी का इनविटेशन भेजकर सबको एकदम सरप्राइज्ड कर दिया। शमिता वेस्ट बंगाल के 40 परगना में एक छोटे से गांव फूलपुर की रहने वाली थी। शमिता ने अपने गांव का वर्णन पहले भी कई बार अपनी फ्रेंड्स के सामने किया था कि उसका गांव फूलपुर एक पहाड़ी में बसा हुआ बहुत ही सुंदर और मनोरम हिल स्टेशन है। शमिता जब भी अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में हॉस्टल की अपनी फ्रेंड्स को बताती थी, सभी फ्रेंड्स का मन मचलने लगता था कि काश वो भी कम से कम एक बार तो उस खूबसूरत से गांव में जा पाती। अगले हफ्ते होने वाली शादी के लिए फूलपुर जाने का प्लान फाइनलाइज करने के लिए ही आज डिनर के बाद शमिता की फ्रेंड्स मीनल, श्रावणी, कणिका, सुजाता, रूही, प्रिया, कंचन और सपना यहां डाइनिंग हॉल में ही रुक गए थे। शमिता वैसे प्रिया और सुजाता की रूममेट थी, इसलिए वे दोनों तो एकदम मन पक्का करके ही बैठी थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए पर शमिता की शादी में तो जाना ही है। मीनल ने खड़े होते हुए पूरी गंभीरता से अपनी बात रखी। फ्रेंड्स, हम सबको शमिता की शादी में शामिल होना ही चाहिए। कितने प्यार से उसने हम सबको इनवाइट किया है वहां। अगर हम शादी में नहीं गए तो बेचारी शमिता का दिल टूट जाएगा। कंचन सोचते हुए बोली, इतना आसान भी नहीं है फूलपुर जाना। एक तो सबसे पहले हमें हॉस्टल वार्डन की परमिशन लेनी होगी, जो कि मिलना लगभग नामुमकिन ही है। तभी पीछे से आवाज आई, नामुमकिन? नामुमकिन क्यों? क्या वार्डन का दिल नहीं होता या फिर वार्डन की कोई इच्छा ही नहीं होती? मिस मिताली घोष की आवाज सुनते ही सारी फ्रेंड्स चौंक कर उठ खड़ी हुईं। अपनी बातचीत में वे इस कदर मग्न हो गई थीं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी हॉस्टल वार्डन मिस मिताली घोष उनके करीब आकर खड़ी हो गई थी। सारी फ्रेंड्स को यूं चौंक कर खड़ी होते देख मिस मिताली मुस्कुराकर बोली, रिलैक्स रिलैक्स गाइस, आप लोग तो यूं डर गए मानो कोई चुड़ैल पीपल के पेड़ से उतर कर आ खड़ी हो। मैं इतनी भयानक दिखती हूं क्या? अब मीनल ने संभलते हुए कहा, नो नो मैम, वो बात नहीं। आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि लगता ही नहीं कि आप हमारे हॉस्टल की वार्डन हैं, प्रिया ने धीमे से कहा। सच ही तो कहा है मीनल ने, आप हो ही इतनी सुंदर कि जो भी देखे वो बस देखता ही रह जाए। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, तीखे नैन नक्श और उस पर घने काले लंबे बाल।
अब मिस मिताली ने अपना हाथ उठाया और गंभीर लहजे में बोली, बस बस, अब बस करो ये तारीफ करना। मैं एक्चुअली यहाँ खुद ही आप सबसे फूलपुर जाने के बारे में बात करने आई थी। सच? आप सच कह रही हैं मैम? आप तैयार हैं फूलपुर जाने के लिए? लगभग सभी लड़कियां एक साथ हैरानी से बोल पड़ी। मिस मिताली की इमेज एक तेज तर्रार और डिसिप्लिन पसंद वार्डन की थी। उन्हें आज तक कभी किसी ने मुस्कुराते या खुश होते हुए नहीं देखा था। मिस मिताली हॉस्टल और हॉस्टल कंपाउंड में बने अपने घर के अलावा कभी भी कहीं और नहीं जाती थी। बहुत जरूरी होने पर ही मिस मिताली कॉलेज या फिर प्रिंसिपल से मिलने जाती थी। यहां तक कि उन्हें किसी ने मार्केट आते जाते भी कभी नहीं देखा था। हॉस्टल की एक पुरानी काम वाली मौसी से लड़कियों को पता चला था कि मिस मिताली के परिवार में कोई भी नहीं था। वे इसीलिए कभी कहीं किसी से मिलने जुलने भी नहीं जाती थी और न ही कभी कोई उनसे मिलने हॉस्टल आता था। तभी मिस मिताली बोली, बिल्कुल जा सकते हो फूलपुर, बट एक कंडीशन पर। आप सबके साथ मैं भी फूलपुर जाऊंगी। मुझे भी शमिता की शादी में शामिल होना है। अब तो सारी फ्रेंड्स यूं शॉक्ड होकर मिस मिताली को घूरने लगी मानो उन लड़कियों को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिस मिताली ने उनके साथ शमिता की शादी में आने की बात कही है। मिस मिताली ने उन लड़कियों की सूरत देखी, फिर एकदम से सर्द लहजे में बोली, जाओ अब अपने अपने रूम में। हम सब 2 दिन बाद यहां से निकलेंगे। अपना बैग पैक करना शुरू कर दो। मैं बाकी की सारी डिटेल्स कल रात को दूंगी। ओके, गुड नाइट। और फिर मिस मिताली सीधे मुड़कर डाइनिंग हॉल से बाहर की ओर चल दी। मिस मिताली के जाने के बाद 8 फ्रेंड्स भी उठ खड़ी हुई और सोच में डूबी हुई अपने अपने रूम की तरफ जाने लगी। सबके दिलो दिमाग में यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर आज अचानक ही मिस मिताली में इतना बदलाव कैसे आ गया। प्रिया और सुजाता जब अपने रूम में पहुंची तो वहां शमिता का खाली पड़ा बेड देखकर प्रिया बोल उठी, सच यार, मुझे तो ना अब शमिता की इतनी याद आ रही है कि मन कर रहा है बस उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। सुबह उठकर सारी लड़कियां तैयार होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट कर रही थीं। तभी मिस मिताली डाइनिंग हॉल में आई और शमिता की शादी में जाने के लिए बेचैन उसकी फ्रेंड्स से बोली, मैंने कल रात ही सब पता कर लिया है। अगर हम परसों रात की ट्रेन से निकलेंगे तो करीबन 18 घंटे में हावड़ा पहुंच जाएंगे। फिर हावड़ा से एक 9 सीटर गाड़ी बुक करके हम सीधे फूलपुर रवाना हो जाएंगे। सबको ये बात जम गई। उन्होंने अपनी सहमति दे दी। मिस मिताली ने आगे कहा, आज कॉलेज से आते ही आप सब मुझे 2000 रुपए दे देना, फिर मैं सारे पैसे कलेक्ट करके प्रिंसिपल मैम को दे दूंगी। लड़कियों ने खुशी से सिर हिलाया और फिर अपनी बात कहकर मिस मिताली वहां से चल दी। शमिता की 8 फ्रेंड्स की हालत भी कुछ अजीब सी ही हो रही थी। एक तरफ तो उन्हें अपनी फ्रेंड शमिता की शादी में जाने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ मिस मिताली के साथ वहां जाने के नाम से ही अब उनके प्राण सूख रहे थे। जैसे ही वे लड़कियां मैम के ऑफिस में एंटर हुईं, उनकी नजर मिस मिताली पर पड़ी। मिस मिताली एकदम गंभीर होकर प्रिंसिपल मैम के सामने वाली चेयर पर बैठी थीं। जैसे ही सब लड़कियों ने प्रिंसिपल मैम के साथ साथ मिस मिताली को गुड आफ्टरनून विश किया, प्रिंसिपल मैम ने तो फौरन रिप्लाई कर दिया, पर मिस मिताली ने बस हल्के से गर्दन हिला दी। प्रिंसिपल मैम ने सारी लड़कियों को गौर से देखा, फिर बोली, तुम सबने सोच समझकर डिसाइड किया है ना फूलपुर जाने के लिए। वैसे मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फूलपुर बहुत ही छोटा सा गांव है, चारों तरफ घना जंगल है उसके। फिर मिस मिताली ने मीनल की ओर देखते हुए पूछा, पैसे ले आए हो ना टिकट के आप लोग? तो फिर फटाफट मैडम के पास जमा कर दो, मैडम हम सब के लिए टिकट्स अरेंज करवा देंगी। मीनल ने फौरन अपनी फ्रेंड्स को इशारा किया और सभी लड़कियों ने टिकट के पैसे मैडम की टेबल पर रख दिए। मिस मिताली ने चेयर से उठते हुए कहा, ओके गर्ल्स, अब सब जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। मैं आज रात को डिनर के बाद बाकी की प्लानिंग बताऊंगी, ओके? सारी लड़कियां थैंक यू मैम कहती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। डिनर का टाइम होते ही जब ये 8 लड़कियां बातचीत करते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंची तो मिस मिताली ने उनसे कहा, एक खुश खबरी है सबके लिए।
हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए हैं। परसों रात 8 बजे की ट्रेन से हमें निकलना है और मैंने हावड़ा स्टेशन से ही एक 9 सीटर ट्रैवलर बुक कर ली है जो हमें सीधे फूलपुर पहुंचा देगी। सब फ्रेंड्स मुस्कुरा उठी और फिर मिस को गुड नाइट बोल के अपने अपने रूम में आ गईं। मीनल को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदलती हुई सोने की कोशिश कर रही थी। आखिर परेशान होकर मीनल ने बेड से उतरकर नाइट बल्ब की रोशनी में अपनी चप्पलें ढूंढकर पहनी और फिर बिना कोई आवाज किए हुए दबे पांव वो कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर गलियारे में चली आई। गलियारे में एकदम सन्नाटा छाया था, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मीनल ने सोचा क्यों ना थोड़ी चहलकदमी की जाए, हो सकता है इससे नींद आने लगेगी। बस मीनल धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई गलियारे में चहलकदमी करने लगी। कुछ ही देर हुए कि अचानक मीनल को लगा कि शायद कोई और भी गलियारे के दूसरी ओर चल फिर रहा है। मीनल ने धीरे से पुकारते हुए कहा, हेलो, कोई है क्या दूसरी तरफ? पर मीनल को कोई रिप्लाई नहीं मिला। उल्टे और भी तेजी से चलने की आवाज आने लगी। अब मीनल को लगा जरूर ये उसकी ही कोई फ्रेंड होगी जो उसे डराने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। मीनल ने अपनी चाल तेज की और घूमकर गलियारे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। पर यह क्या, गलियारे के इस तरफ भी कोई नहीं था। मीनल हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी मीनल को दूर एक पिलर के पीछे छुपा हुआ कोई साया नजर आया। मीनल ने अब जोर से पूछा, कौन कौन छुपा हुआ है पिलर के पीछे? सामने आओ। पर साया हिला तक नहीं अपनी जगह से। मीनल गुस्से से उबल पड़ी। उसे यकीन हो गया कि यह जरूर किसी लड़की की शरारत है जो मीनल को डराने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। मीनल लपकती हुई पिलर तक पहुंची और जोर से बोली, कौन हो तुम? ये आधी रात को यहां क्या नाटक लगा रखा है? और ये कहते हुए मीनल ने अपना हाथ साए की ओर बढ़ाया और तभी पिलर के पीछे छुपा हुआ साया बाहर निकल आया। वो साया कोई और नहीं बल्कि एक भयंकर चुड़ैल थी। उसके खुले हुए बिखरे बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखें सुर्ख लाल और बड़ी बड़ी दिख रही थीं, मानो आंखें नहीं जलते हुए अंगारे हों। और उसके होंठ, उसके होंठ तो मानो लाल रक्तिमा से चमक रहे थे और साथ ही होंठों पर फैली हुई थी वहशत भरी मुस्कान। कुसुमलता की ऐसी डरावनी और भयंकर छवि देखकर तो मीनल की आत्मा तक कांप उठी। मीनल का गला सूख गया। उसने चिल्लाने की बहुत कोशिश की पर गले से एक शब्द तक नहीं निकला। अब मीनल डरकर किसी तरह से पीछे की ओर सरकने लगी, पर तभी अचानक ही चुड़ैल ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और लपक कर मीनल के कंधों पर झूल रहे बालों को पकड़ने की कोशिश करने लगी। मीनल ने पूरी ताकत लगाते हुए चुड़ैल को पीछे धकेलने की कोशिश की और चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे। क्या हुआ मीनल, क्यों चिल्लाए जा रही है आधी रात में? सोने देना यार प्लीज। क्या कोई बुरा सपना देख लिया था तूने? मीनल की रूममेट कंचन ने मीनल के कंधे पर जोर से मारते हुए उसे जगाया। मीनल ने कंचन की आवाज सुनी तो हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलकर उठ बैठी। मीनल ने आंखें फाड़कर अपने चारों तरफ देखा। वो तो अपने बेड पर ही थी, अपने ही रूम में। मीनल अचकचा गई। तो क्या वो कोई डरावना ख्वाब देख रही थी? पर ऐसे कैसे हो सकता है? तभी मीनल की नजर अपने कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मीनल ने डर से कांपते हुए कंचन से पूछा, ये रूम का दरवाजा ये कैसे खुला हुआ है? कंचन ने झल्लाते हुए कहा, कोई भूत खोल गया होगा और क्या। फिर कंचन ने उठ के दरवाजा बंद किया और अपने बेड पर सो गई। मीनल बिना कुछ बोले बस खामोश बैठी रही। तभी दरवाजे पर फिर खटखट की आवाज हुई। मीनल एकदम से उठी और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर दूर दूर तक भी कोई नहीं था। हैरान हो मीनल चिल्लाई, कौन है? क्यों बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? तभी मीनल की नजर नीचे की ओर गई। उसके रूम के दरवाजे के बिल्कुल पास ही 2 पैरों के निशान बने थे, एकदम काले काले से स्याह निशान। और ये निशान उल्टे पैरों के थे। मीनल कुछ पल तो उन उल्टे पैरों के निशान को घूरते हुए खड़ी रही, फिर इतनी जोर से चीखी कि हॉस्टल की दीवारें तक हिल उठीं। रूममेट कंचन ही नहीं बल्कि गेट पर खड़ा हुआ पियून और मिस मिताली भागते दौड़ते हुए मीनल के रूम तक पहुंचे। मीनल डर से थर-थर कांपती हुई अपने रूम के बाहर खड़ी थी। मिस मिताली ने मीनल के कंधे पर हाथ रखते हुए हैरत से पूछा,
क्या हुआ मीनल? इतनी जोर से चीख क्यों रही थी अभी? मीनल ने बिना कुछ कहे ही दरवाजे के सामने जमीन की ओर इशारा कर दिया। मिस मिताली ने आश्चर्य से उन निशानों की ओर देखा, फिर मीनल के पास आकर बोली, ऐसा क्या है इसमें जो इतनी डर गई हो तुम? पियून भी हैरान परेशान सा मीनल को देखे जा रहा था। मीनल ने किसी तरह से अटकते हुए कहा, वो रूम के दरवाजे पर बने हुए पैरों के निशान, वो उल्टे पैरों के हैं। मिस मिताली ने मीनल को इस तरह से घूरा मानो उन्हें मीनल की बुद्धि पर संदेह हो रहा हो। फिर मिस मिताली ने नरमी से समझाते हुए कहा, ओह गॉड मीनल, तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? उल्टे पैरों के निशान तुम्हारे ही पैरों के बने होंगे जब तुम अपने रूम से निकलकर डाइनिंग हॉल गई होगी। मीनल ने विरोध किया, पर मैं जब हॉल से वापस आई थी तब तो ये निशान नहीं बने थे यहाँ पर। मिस मिताली अब थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोली, ओह मीनल, जब तुम हॉल से यहाँ वापस लौटी थी तब तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा इधर। तभी पियून ने हिचकते हुए कहा, मैडम जी, पर इन निशानों को देखने पर तो ये बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। इनका आकार कितना विचित्र सा है और ये निशान एकदम काला काला क्यों है? मिस मिताली ने पियून से फ्लोर क्लीनर मंगवाया और वो निशान अपने सामने साफ करवाने के बाद वहां से चली गई। आखिर जैसे तैसे रात कटी और सुबह मिस मिताली और शमिता की 8 फ्रेंड्स अपना अपना बैग लिए वैन में सवार हो रेलवे स्टेशन जा पहुंची। मिस मिताली ने अपनी कलाई में बंधी घड़ी देखते हुए बेचैन स्वर में कहा, ओह, ट्रैफिक की वजह से हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। जल्दी जल्दी अपने बैग लो और फटाफट प्लेटफॉर्म की ओर चलो। सभी लड़कियों ने सिर हिलाते हुए अपने अपने बैग उठाए और गाड़ी से उतरकर तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ चली। तभी धड़धड़ाती हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन के आते ही पैसेंजर्स की भीड़ जैसे गाड़ी पर टूट सी पड़ी। मिस मिताली ने अपना कोच नंबर देखा और फिर लड़कियों के साथ जल्दी से अपने कोच में चढ़ गई। फिर उन्होंने अपने टिकट्स पर एक नज़र डाली और लड़कियों को उनकी रिजर्व्ड बर्थ में बैठने और सामान जमाने के लिए कहा। मीनल, कनिका, प्रिया, सुजाता, रूही, श्रावणी की बर्थ एक कंपार्टमेंट में थी। कंचन और सपना की बर्थ मिस मिताली के साथ अगले कंपार्टमेंट में थी। सामान जमा कर सब अपनी अपनी बर्थ पर जा बैठे। कंचन और सपना ने मिस मिताली से कहा, मैम, हम दोनों कुछ देर जाकर बाकी फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएं। मिस मिताली ने उन दोनों को गौर से देखा, फिर खामोशी से सिर हिलाते हुए हामी भर दी। कंचन और सपना खुश होती हुई अपनी बाकी फ्रेंड्स के पास आकर बैठ गई। जल्दी ही सबकी सब गप्पे मारने में तल्लीन हो गई। मीनल भी अब सारी दुश्चिंताओं को भुलाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करने में मग्न थी। तभी मिस मिताली वहां आते हुए बोली, अब रात बहुत हो चुकी है, मेरे ख्याल से हमें डिनर करके सो जाना चाहिए। सभी लड़कियों ने भी सहमति जता दी, क्योंकि आज सफर की तैयारी में वे सब इस कदर खो गई थीं कि उन्होंने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। सब लड़कियां और मिस मिताली उसी एक कंपार्टमेंट में ही जगह बनाते हुए बैठ गई। हॉस्टल से पैक किया हुआ बड़ा सा टिफिन बॉक्स खोला गया और फिर सपना और कनिका ने मिलकर सबको फटाफट डिस्पोजेबल डिशेज में डिनर सर्व कर दिया। डिनर फिनिश करते ही मिस मिताली ने सबसे कहा, अपनी अपनी डिशेज एक साथ एक बड़े कैरी बैग में डालकर अलग बांध कर रख दो। डिब्बे में कचरा वगैरह मत फैला देना हड़बड़ी में। फिर मिस मिताली उठकर अपनी सीट की ओर चली गई। सब लड़कियों ने डिशेज एक कैरी बैग में डालकर सीट के नीचे एक तरफ रख दिया। बातों बातों में कब रात गहराने लगी, लड़कियों को एहसास तक नहीं हुआ। अब डिब्बे में बैठे दूसरे पैसेंजर्स लाइट ऑफ करके सोने लगे थे। डिब्बे में लाइट कम होने लगी थी। मिस मिताली ने आकर सपना और कंचन को अपनी अपनी बर्थ पर जाकर सोने के लिए कहा। फिर बाकी फ्रेंड्स से भी बोली, अब बातें बंद करके सो जाओ तुम सब भी, बाकी की बातें कल सुबह कर लेना। सपना और कंचन दोनों फौरन ही उठकर मिस मिताली के साथ अपनी बर्थ की ओर चल दी। इस कंपार्टमेंट में भी अब बची 6 लड़कियों ने अपनी अपनी बर्थ पर चादर वगैरह बिछाई और सोने की तैयारी करने लगी। सोने से पहले मीनल बोली, मैं जरा मुंह हाथ धोकर आती हूं, फिर सोऊंगी। बाकी सब अपने बर्थ पर जाकर लेट गए थे। मीनल वॉशरूम की तरफ चल पड़ी।
डिब्बे में अब एकदम सन्नाटा पसर गया था। सब पैसेंजर्स गहरी नींद में डूबे हुए थे। मीनल ने वॉशरूम में जाकर अभी दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक लाइट ऑफ हो गई। मीनल डर गई। वो हड़बड़ाते हुए लाइट का स्विच तलाशने लगी। मीनल पसीना पसीना होने लगी। उसने दरवाजे का हैंडल टटोलने की कोशिश की, पर तभी मीनल को लगा कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। मीनल घबराकर जोर से चीखने लगी। बंद वॉशरूम में भला और कौन आ गया जो उसके कंधे पर अपना हाथ रखे हुए है। ये सोच ही मीनल को कंपाने के लिए काफी थी। डिब्बे के बाकी पैसेंजर्स या तो सोए हुए थे या कानों में हेडफोन लगाए हुए म्यूजिक सुनते हुए लेटे थे। किसी के कानों तक मीनल की चीखने की आवाज ही नहीं पहुंची। अब तो मीनल ने अपनी पूरी ताकत से अपनी गर्दन की ओर बढ़ रहे उस हाथ को झटकने की कोशिश की। फिर जल्दी जल्दी वॉशरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाने लगी। किस्मत से इस बार दरवाजा तुरंत खुल गया। मीनल पागलों की तरह चीखती चिल्लाती हुई अपनी सीट की ओर दौड़ पड़ी। मीनल की चीख पुकार अब दूसरे सोए पैसेंजर्स के कानों तक भी पहुंच गई। उसकी फ्रेंड्स भी मीनल की चीखने की आवाज सुनते ही हड़बड़ाते हुए अपनी अपनी बर्थ से उतरकर उसे देखने लगे। प्रिया और सुजाता ने जल्दी से आगे बढ़कर मीनल को संभालते हुए पूछा, क्या क्या हुआ मीनल, इतना घबराई हुई क्यों है? साइड वाले पैसेंजर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शायद कोई कॉकरोच या छिपकली देख ली होगी इन्होंने वॉशरूम में। दूसरा शख्स भी फौरन बोल उठा, आजकल ट्रेन में तो साफ सफाई रहती ही नहीं, बस टिकट के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं रेलवे वाले। पर प्रबंध देखो, कॉकरोच और छिपकली हर तरफ घूम रहे हैं। सुजाता ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, जरा मीनल को तो बताने दीजिए कि आखिर हुआ क्या। अब मीनल किसी तरह से हांफती कांपती बोली, मैं जैसे ही वॉशरूम में घुसी और दरवाजा बंद किया कि वहां की लाइट ऑफ हो गई। और फिर तब तक मिस मिताली भी वहां आ पहुंची। उन्होंने हैरत से मीनल की ओर देखते हुए पूछा, अंधेरा हो गया तो तुम्हें दरवाजा खोलकर फौरन बाहर आ जाना चाहिए था। इतने में शोरगुल सुनकर डिब्बे में राउंड मार रहे आरपीएफ के 2 जवान आ पहुंचे। उन्होंने सबको गौर से देखते हुए गंभीर स्वर में पूछा, ये इतनी रात को यहां शोरगुल क्या मचा रखा है, क्या बात हो गई? आरपीएफ के जवानों ने अब मीनल की ओर अपनी नजर डाली, फिर थोड़ा नरमी से पूछा, बात क्या है, बहुत घबराई सी दिख रही हैं आप। अब मीनल फफक कर रो पड़ी। उसने हिचकियां लेते हुए कहा, वहां वॉशरूम में अंदर जाते ही लाइट ऑफ हो गई। फिर मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। दोनों जवान फौरन लपकते हुए वॉशरूम की ओर भागे। वहां उन्होंने दरवाजा खोलकर अंदर देखा, पर लाइट्स तो ऑन ही थी। उन्होंने पूरा वॉशरूम छान मारा, पर कहीं कोई कॉकरोच या छिपकली नहीं मिली। अब तक टीसी साहब भी अपना बैग उठाए वहां आ पहुंचे। उन्होंने आते ही आरपीएफ के जवानों से पूछा, कुछ पता चला कि क्या हुआ था यहां? दोनों जवानों ने टीसी साहब को पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह मीनल के वॉशरूम में जाते ही वहां की लाइट ऑफ हो गई थी। और फिर जब टीसी साहब ने यह बात सुनी कि मीनल को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा था, टीसी साहब ने मीनल की ओर देखते हुए कहा, आप बिल्कुल भी मत डरिए। अगर सचमुच कोई चुड़ैल वॉशरूम में होती तो क्या वो आपको इतनी आसानी से भागकर यहां आने देती? वो तो वहीं वॉशरूम में ही आपका गला दबा चुकी होती। मीनल के माथे पर पसीना छलक उठा। मिस मिताली ने टीसी साहब की ओर घूरते हुए कहा, इस तरह से बच्चियों को डराना आपको शोभा नहीं देता। अब आप सब यहां से अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। थैंक यू। मिस मिताली की बात सुनकर सारे जमा हुए लोग वहां से खिसकने लगे। दोनों जवान और टीसी साहब ने भी सब लड़कियों को आराम से सो जाने की सलाह दी और वहां से चलते बने। मिस मिताली ने अब मीनल से कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं वॉशरूम तक। मीनल ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे डरी सहमी सी वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। मिस मिताली ने दरवाजे के पास खड़े होते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, मैं यहीं खड़ी रहती हूं, डरना मत बिल्कुल। मीनल अंदर चली गई और फिर 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और मिस मिताली के साथ वापस अपनी बर्थ तक पहुंची। मिस मिताली ने मीनल को चुपचाप सो जाने के लिए कहा
और फिर अपनी बर्थ की ओर चली गई। मीनल चुपचाप जाकर अपनी वाली अपर बर्थ पर लेट गई और फिर चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लग गई। कुछ देर बाद धीरे धीरे मीनल को नींद आने लगी और फिर जल्दी ही वो गहरी नींद में डूब गई। छन 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 आवाज सुनकर एकदम से मीनल की नींद टूट गई। उसने अपनी नींद में डूबी पलकों को बड़ी मुश्किल से खोलकर किसी तरह देखने की कोशिश की और जैसे ही उसकी नजर सामने से आ रहे एक साए पर पड़ी, मीनल की जुबान जैसे हलक में चली गई। सामने से वही हॉस्टल में देखी हुई चुड़ैल चलते हुए आ रही थी। उसके चेहरे पर वहशियाना मुस्कान छाई हुई थी। उसके बाल उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो उसके सिर पर कई जहरीले नाक लिपटे हुए लहरा रहे हों। तभी मीनल की निगाहें चुड़ैल के पैरों की ओर गई। छन छन की आवाज चुड़ैल के पैरों में पहने हुए घुंघरू वाले पायल से ही आ रही थी, पर उसके पैर उल्टे थे, पूरी तरह से उल्टे। अब तो मीनल के गले से दिल दहला देने वाली भयंकर चीख निकली। चीख सुनते ही डिब्बे में फिर खलबली सी मच गई। सब हड़बड़ाते हुए उठ बैठे। मीनल के कंपार्टमेंट में सोई हुई उसकी फ्रेंड्स भी घबराकर उठ बैठी। रूही ने आंखें बंद किए चीखती हुई मीनल को झंझोड़ते हुए जोर से पूछा, क्या हुआ मीनल? इतनी जोर से क्यों चीख रही थी अभी? मीनल ने अपनी आंखें मूंदे हुए ही कांपते हाथों से सामने इशारा किया। रूही और दूसरी लड़कियों ने हैरत से सामने की ओर देखा, पर कहीं कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो अजीब या भयावह हो। अब कनिका ने मीनल के सिर पर एक चपत लगाते हुए थोड़ा जोर से कहा, मीनल, मीनल कुछ भी तो नहीं है सामने, जरा आंख खोलकर देख ठीक से। मीनल ने अब अपनी आंखें फौरन खोल दी और डरते डरते नजरें उठाकर सामने देखा, पर सचमुच ही कोई भी नहीं दिखा उसे। मीनल हैरत से चिल्लाई, अभी ही तो उधर सामने से चुड़ैल चलती हुई आ रही थी। और तभी मिस मिताली ने वहां आते ही मीनल को फटकार लगा दी। ओह मीनल, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जर्रा भी ख्याल नहीं तुम्हें दूसरों का? कोई इस तरह से बिहेव करता है क्या ट्रेन में? क्या सोच रहे होंगे बाकी के पैसेंजर्स? मीनल ने किसी तरह हिम्मत करते हुए अपनी बात दोहराई। मैं सच कह रही हूं मैम, अभी अभी मैंने चुड़ैल को सामने से आते हुए देखा था और उसने घुंघरू वाली पायल भी पहन रखी थी जिनसे छन छन की आवाज आ रही थी। मिस मिताली ही नहीं, बाकी फ्रेंड्स भी मीनल की ओर हैरानी से देखने लगे। कंचन ने मीनल के कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, देख मीनल, तू इस तरह की फालतू ऊंट पटांग बातें मत सोचा कर। कोई चुड़ैल कैसे आ सकती है यहाँ? और अगर ऐसी कोई छन छन की आवाज आती तो क्या हम में से किसी को सुनाई नहीं देती वो आवाज? मीनल जोर से चीखते हुए बोली, आई थी चुड़ैल, मैंने खुद देखा था उसे चलते हुए। और यही नहीं, कुसुमलता के पैर उल्टे थे, वो उल्टे पैरों में पायल पहने हुए चली आ रही थी। श्रावणी ने मीनल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मीनल, अब सो जा यार तू, और हमें भी सोने दे। रात के 2 बज रहे हैं, कुछ तो रहम कर हम पर। जल्दी ही सब फिर एक बार अपनी अपनी बर्थ पर जाकर लेट गए और किसी तरह से सोने की कोशिश करने लगे। मीनल भी अपनी आंखें बंद किए हुए सिर तक चादर ओढ़े लेट गई, पर उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी। मीनल के जहन में बार बार चुड़ैल का भयानक चेहरा झलक रहा था। मीनल, मीनल! आवाज कानों में पड़ते ही मीनल चौंक कर उठ बैठी। मीनल ने देखा कि उसकी फ्रेंड्स प्रिया उसे पुकार रही हैं। मीनल के उठते ही प्रिया बोली, कितनी देर तक सो रही है तू? हमने तो कब से चाय नाश्ता भी कर लिया है। जैसे ही मीनल अपनी बर्थ से नीचे उतरी और अपनी चप्पलें पहनकर आगे बढ़ी कि छन छन की आवाज सुन सब चौंक उठे। खुद मीनल भी एकदम से चौंक कर इधर उधर देखने लगी। तभी श्रावणी और सुजाता खिलखिला पड़े। फिर सुजाता ने मिस मिताली से कहा, लीजिए मैम, देख लीजिए आप भी कि कल रात मीनल जिस छन छन पायल बजने की बात बताकर हम सबको डरा रही थी, वो पायल तो खुद मीनल ने ही अपने पैरों में पहन रखी है। मीनल ने अब घबराकर अपने पैरों पर नजर डाली। ये क्या? ये तो वही पायल थी जो कल रात उसने चुड़ैल के पैरों में देखी थी। पर ये पायल भला उसके पैरों में कैसे आए? मीनल को यूं हक्की बक्की मूर्ति बने हुए देख कनिका ने मजाक किया, क्या हुआ मीनल, इतने ध्यान से क्या देख रही है अपने पैरों को? कहीं तेरे पैर भी उल्टे तो नहीं हैं?
कनिका की बात सुनते ही सबके सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। मीनल ने एक बार फिर अपने पैरों में पड़ी उन पायलों को देखा और उलझन में घिरी हुई वहीं नीचे वाली बर्थ में बैठकर उन्हें पैरों से उतारने की कोशिश करने लगी। रूही नीचे झुककर मीनल की हेल्प करते हुए मीनल के पैर से पायल उतारने लगी। पर यह क्या, जैसे ही रूही ने मीनल के पैर में पड़ी पायलों को टच किया, रूही के मुंह से चीख निकल गई। रूही पीछे हटकर अपने हाथ मसलने लगी। ये देख कनिका, श्रावणी और प्रिया हैरान होकर रूही के हाथों को देखने लगी। फिर कनिका बोली, क्या हुआ रूही, पायल चुभ गई क्या हाथ में? रूही ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, पायल चुभी तो नहीं मुझे, पर जैसे ही मैंने पायलों को टच किया ऐसे लगा जैसे मैंने जलते हुए अंगारों को छू लिया हो। सुजाता ने बेचैन होते हुए आगे बढ़कर रूही के हाथों को ध्यान से देखा। रूही की उंगलियां ऐसी लाल लाल हो गई थी मानो आग में झुलस गई हो। रूही के चेहरे पर भी अजीब सा डर झलकने लगा। वो किसी तरह बोली, ये मेरी उंगलियों को क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ मीनल की पायल को ही टच किया था। मीनल ने फौरन अपने हाथ उन लड़कियों को दिखाते हुए कहा, मेरे हाथों को तो कुछ भी नहीं हुआ है। रूही को जरूर किसी दूसरी चीज से एलर्जी हुई होगी। रूही गुस्से से बोली, एलर्जी? अभी तक तो एकदम ठीक थे मेरे हाथ, बस पायलों को ही छुआ मैंने और उंगलियां झुलस गई। पता नहीं किस मेटल की बनी हुई पायल पहन रखी है तुमने। कनिका भी मीनल से कहने लगी, ये बात तो सही कही रूही ने, बहुत ही अजीबो गरीब सी दिख रही है ये पायल। कहीं तूने किसी नीलामी में से तो नहीं ली थी ना ये पायल? मीनल कुछ बोलती कि तब तक मिस मिताली वहां फिर आ पहुंची। उन्होंने मीनल को बैठे हुए देखा तो चिढ़कर बोली, ये क्या मीनल, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? कितनी लेजी हो गई हो ट्रेन में आते ही। मीनल ने अपनी पायलों की तरफ इशारा किया और बेबसी से कहा, मैं क्या करूं मैम, ये पायल पता नहीं कहां से मेरे पैरों में आ गई है। मैं इन्हें निकालने की कोशिश कर रही हूं पर ये निकल भी नहीं रही हैं। मिस मिताली गुस्से से उबल पड़ी। ओह गॉड, प्लीज मीनल, स्टॉप दिस नॉनसेंस। पायल तुमने ही पहनी होगी पैरों में, ऐसे कोई हवा में से निकलकर थोड़ी तुम्हारे पैरों से आकर चिपक गई होंगी। मिस मिताली ने हैरानी से उन दोनों की ओर देखा, फिर पूछा, अब तुम दोनों को क्या हुआ? इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब है? श्रावणी ने रूही की तरफ इशारा करते हुए घबराए स्वर में कहा। अभी रूही भी मीनल के पायल निकालने में उसकी मदद कर रही थी, पर अचानक ही जाने कैसे रूही की उंगलियां झुलस गईं। मिस मिताली ने चिढ़ते हुए कहा, क्या उंगलियां झुलस गईं? हाउ स्टूपिड। फिर नीचे झुककर एक झटके से मीनल के पैरों से वो पायल निकाल डाली। पायल निकालकर मीनल को पकड़ाते हुए मिस मिताली बोली, अब इन्हें अपने बैग में डालो और जाकर तैयार हो जाओ। मीनल ने फौरन वो पायल ऊपर पड़े एक बैग में डाल दी और फिर वॉशरूम की तरफ चल दी। मिस मिताली ने बाकी लड़कियों की ओर घूरते हुए देखा, फिर व्यंग्य से बोली, हद है तुम्हारी सोच की भी। क्या कह रही थी तुम अभी? पायल को छूते ही उंगलियां झुलस गईं। देख लो मेरी उंगलियों को अच्छे से, कहां झुलसी ये, बोलो। फिर गर्दन झटकती हुई मिस मिताली वहां से अपनी सीट की ओर चल पड़ी। मीनल वॉशरूम से वापस लौटी और फिर थोड़ा सा नाश्ता चाय लेकर वो फिर से अपने बर्थ पर जाकर लेट गई। कनिका ने सुजाता से धीमे स्वर में कहा, इस मीनल को जाने क्या हो गया है, हरदम खोई खोई सी रहती है। सुजाता ने भी हामी भरी, और देखो ना कितनी अजीब अजीब सी बातें करती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मीनल का दिमाग सचमुच ही चला गया है। दोपहर ढल रही थी। मिस मिताली ने सभी लड़कियों को अलर्ट कर दिया था कि हावड़ा स्टेशन आने वाला है, इसीलिए सारी लड़कियां अपना अपना सामान वगैरह समेटने में और बैग पैक करने में लगी हुई थीं। जैसे ही ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर रुकी, सारे पैसेंजर्स जल्दी जल्दी अपने बैग लिए नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे। सारे पैसेंजर्स के नीचे उतरने के बाद फिर सारी लड़कियां अपने बैग समेत नीचे उतरने लगीं। प्लेटफॉर्म पर अपना सामान लिए हुए खड़ी लड़कियों ने मिस मिताली की ओर देखा, जो अपना मोबाइल लिए हुए किसी से कॉल पर बात कर रही थी। कॉल खत्म करके मिस मिताली ने लड़कियों से कहा, ओह, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जिस ट्रैवलर को यहाँ से फूलपुर जाने के लिए बुक किया था,
उस ट्रैवलर का आज सुबह ही एक एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए अब वो ट्रैवलर अब हमें लेने नहीं आ सकती। लड़कियां हताशा से चिल्लाई, ओहो माय गॉड, फिर अब हम क्या करेंगे मैम? हम फूलपुर कैसे पहुंचेंगे अब? मिस मिताली ने अपनी गर्दन हिलाते हुए सबको आश्वस्त करते हुए बोली, डोंट वरी गर्ल्स, मैंने एक दूसरे ट्रैवलर को यहां बुला लिया है। वो करीब 2 घंटे में यहां आ जाएगा। तब तक हम लेडीज वेटिंग रूम में जाकर तैयार हो जाते हैं। सफर के पहने हुए कपड़े वगैरह चेंज करके नहा धो लेते हैं, फिर यहीं कुछ खा पीकर हम निकल पड़ेंगे फूलपुर की ओर। सभी लड़कियों ने सहमति जताई और फिर अपने बैग उठाकर चल पड़ी लेडीज वेटिंग रूम की तरफ। मिस मिताली ने सबको जल्दी जल्दी नहा धोकर रेडी होने के लिए कहा और फिर खुद भी अपना बैग खोलकर कपड़े वगैरह निकालने लगी। साइड वाले रिटायरिंग रूम में मिस मिताली और 3 लड़कियां चली गई, जिससे सब टाइम से तैयार हो जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद जब सब रेडी हो गए तो मिस मिताली ने सबके लिए लंच ऑर्डर कर दिया। लंच करने के बाद सब बड़ी बेचैनी से ट्रैवलर वाले के कॉल का वेट करने लगे। तभी लड़कियों में से एक ने कहा कि कहीं हम फूलपुर पहुंचने में लेट ना हो जाए। मिस मिताली ने भी चिंतित स्वर में कहा, हाँ ये तो सही कहा तुम लोगों ने, मैं भी इसी चिंता में डूबी हूं कि अगर उस गाड़ी वाले ने और देर की तो फिर हम फूलपुर देर रात को ही पहुंच पाएंगे। कणिका ने सोचते हुए कहा, मैम सुना है कि फूलपुर तो एकदम जंगलों के बीच बसा है। अगर हमें आधी रात को रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे में? कणिका की बात ने मिस मिताली ही नहीं बल्कि बाकी लड़कियों को भी गहरी चिंता में डाल दिया। कुछ देर तक मन ही मन सोच विचार करने के बाद मिस मिताली ने गंभीर लहजे में कहा, अगर 1 घंटे में वो गाड़ी वाला नहीं आता तो फिर हम आज फूलपुर जाना कैंसिल कर देंगे। मैं रात में कुछ और दूसरे ट्रैवल कंपनी से बात करूंगी और फिर कल सवेरे सवेरे हम फूलपुर के लिए निकल जाएंगे। सारी लड़कियां मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि गाड़ी वाला जल्दी ही चला आए, क्योंकि अब हावड़ा पहुंचने के बाद पूरी रात प्लेटफॉर्म पर गुजारने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक एक पल बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। आखिर करीब 1.25 घंटे बाद मिस मिताली का मोबाइल बज उठा। मिस मिताली ने जल्दी से कॉल रिसीव किया और फिर 1 मिनट बात करने के बाद कॉल कट करते हुए वो लड़कियों से मुस्कुराते हुए बोली, गुड न्यूज़ है गर्ल्स, आखिर वो दूसरा ट्रैवलर वाला गाड़ी लेकर आ ही गया। अब जल्दी से अपने बैग्स उठाओ और चलो यहां से बाहर। सारी लड़कियों ने खुशी से ताली बजाई और फिर अपने बैग लिए प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर चल पड़ी। बाहर निकलते ही मिस मिताली ने फिर से उस ट्रैवलर वाले को कॉल लगाया और कुछ ही पलों में एक ड्राइवर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मिस मिताली के सामने आकर अपना मोबाइल दिखाते हुए उन्हें अपने पीछे आने का संकेत किया और तेजी से पार्किंग की तरफ जाने लगा। मिस मिताली और बाकी सभी लड़कियां अपने बैग लिए हुए उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगीं। पार्किंग तक पहुंचकर जब वो ड्राइवर नहीं रुका तो मिस मिताली समेत सारी लड़कियां थोड़ी हैरान हो उठीं। ड्राइवर आगे बढ़ते बढ़ते रोड के एक किनारे पर खड़ी हुई एक बड़ी सी वैन के पास पहुंचा और मिस मिताली की ओर देखते हुए बोला, लो जी, ये रही हमारी गाड़ी, जल्दी जल्दी अपना सामान रखो और अंदर बैठ जाओ सब। 5 घंटे लगेंगे यहां से फूलपुर पहुंचने में हमें। गाड़ी को देखते ही मिस मिताली और सारी लड़कियों के चेहरे लटक गए। एकदम ही पुरानी सी खटारा वैन दिख रही थी वो। ऐसी गाड़ी में फूलपुर तक का सफर तो कितना मुश्किल हो जाएगा, यही सोच सबके मन में चल रही थी। मिस मिताली ने थोड़ी नाराजगी जताई, ये कैसी खटारा गाड़ी लेकर आए हो तुम? मैंने तो ट्रैवल एजेंसी से ऐसी ट्रैवलर भेजने के लिए कहा था ना। ड्राइवर ने अपने शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, मैडम जी आप हमें क्यों बोल रही हैं? हमारे तो बस यही एक गाड़ी है। उस एजेंसी वाले ने हमें कॉल करके यहां स्टेशन पहुंचने के लिए कहा था और हम आ गए। सुजाता ने मिस मिताली से सोचते हुए अपनी बात कही, इस वैन में जाने से तो बेहतर है कि हम यहीं प्लेटफॉर्म पर ही रात भर रुक जाते हैं। कल सुबह के समय फिर निकलेंगे फूलपुर के लिए। मिस मिताली ने अपना मोबाइल लिया और ट्रैवल एजेंसी में कॉल करने लगी।
उन्होंने कुछ देर तक बातचीत करने के बाद लड़कियों से उलझन भरे स्वर में कहा, वो एजेंसी वाले ने तो साफ साफ कह दिया है कि परसों से पहले किसी और गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं हो सकता। अब ड्राइवर समझाते हुए बोला, अभी तो टूरिस्ट सीजन चल रहा है, सारी गाड़ियां हफ्तों पहले से ही बुक हो जाती हैं। अब आपको यदि इधर ही कहीं आसपास जाना रहता तो दूसरी कोई भी कैब या गाड़ी आपको मिल जाती, पर आप लोगों को तो फूलपुर जाना है। फूलपुर जाने के लिए तो ऑफ सीजन में भी गाड़ी वाले तैयार नहीं होते। इतना जंगली और बीहड़ रास्ता है कि पूछो मत। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं। तभी ड्राइवर ने आगे कहा, वो तो मैं पहले भी 3-4 बार फूलपुर जा चुका हूं, इसलिए मैं वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अब आप जल्दी सोचकर बताओ कि चलना है या नहीं। मुझे और भी 2 जगह से फोन आ चुके हैं। तभी रूही वैन में बैठते ही चिल्लाई, ये वैन की सीट के नीचे क्या पड़ा है? सब हैरानी और घबराहट से उधर ही देखने लगे। ड्राइवर लपकते हुए आया और माफी मांगते हुए बोला, वो मैं बस अभी साफ कर देता हूं। और फिर ड्राइवर ने एक पानी की बोतल लाकर सीट के नीचे डालकर कपड़े से पोंछ दिया। मिस मिताली ने नाराजगी से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हारी गाड़ी तो ढंग से साफ भी नहीं है, फिर कैसे जा पाएंगे हम? ड्राइवर ने हाथ हिलाते हुए कहा, हमने तो आज दोपहर बाद ही गाड़ी साफ कराई थी। वो दरअसल सुबह जब हम घर से निकले तो रास्ते में एक औरत सड़क पर घायल पड़ी हुई दिखी। शायद किसी गाड़ी से टकरा गई थी। हमने जल्दी से उसे गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गए, पर बहुत ज्यादा खून बहने से उस औरत की मौत हो गई। फिर कुछ पल रुककर ड्राइवर ने गंभीरता से कहा, वो हमें यहां पहुंचने में देरी भी इसीलिए हो गई थी। हॉस्पिटल में पुलिस की कागजी कार्यवाही खत्म होने के बाद फिर हमने अपनी गाड़ी वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही पानी से धोकर साफ की थी। फिर भी शायद जल्दबाजी में सीट के नीचे कुछ खून लगा रह गया। ड्राइवर की बात सुनते सुनते सब अंदर तक हिल गए, पर अब वो गाड़ी में तो बैठ ही गए थे। फूलपुर तक इसी गाड़ी में जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उन्हें। ड्राइवर ने अपनी सीट पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी और सब चल पड़े फूलपुर की ओर। शाम ढलते ही शहर की सड़कों पर हर तरफ हैवी ट्रैफिक था, इसीलिए वैन को शहर से बाहर निकलते निकलते ही 2 घंटे लग गए। अब वैन शहर से बाहर निकल चुकी थी। हाईवे पर अंधेरी रात में तेजी से भागती वैन अचानक ही एक मोड़ पर जाकर हाईवे से उतरती हुई एक संकरे रास्ते पर दौड़ने लगी। ड्राइवर ने सूचना दी, अब यहां से सीधे फूलपुर तक जाने के लिए ये रास्ता सबसे सही है। मिस मिताली ने अपने मोबाइल में गूगल मैप ऑन कर रखा था, पर जैसे ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी हाईवे से उतारकर इस संकरे रास्ते में दौड़ाई, कुछ ही मिनटों में मोबाइल का नेटवर्क ही गायब हो गया। मिस मिताली ने हैरान होते हुए अपना मोबाइल की ओर देखा। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, इधर नेटवर्क बहुत कम जगह पर ही मिलेगा, अपना मोबाइल आप अंदर बैग में ही रख दो। अब मिस मिताली के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। गहराती रात के साथ साथ वैन अब एकदम घने जंगलों के बीच बने कच्चे रास्ते पर भाग रही थी। चारों तरफ पसरा था तो केवल घना अंधेरा और सन्नाटा। अंधेरी काली रात में घने जंगलों के बीच बने कच्चे पक्के संकरे रास्ते से होती हुई वो पुरानी सी खटारा वैन भागे चली जा रही थी। वैन के अंदर बैठी हुई 8 लड़कियों और मिस मिताली के चेहरे पर जैसे अंधेरी रात की कालिमा सी उतर आई थी। सब एकदम बुझे बुझे से चेहरे लिए हुए गाड़ी में बैठे थे। उनके ऐसे उतरे हुए बुझे चेहरे देखकर लगता ही नहीं था कि ये सब किसी शादी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर तो कोई भी यही समझता कि ये सब किसी मातम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। मिस मिताली ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा, 10 बजे वाले थे। अब मिस मिताली ने वैन में बैठी हुई लड़कियों पर अपनी नजर डाली। सब एकदम सुस्त और थकी थकी सी खामोश बैठी थी। मिस मिताली ने उन लड़कियों से कहा, इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठी हो तुम सब? कुछ अंताक्षरी वगैरह खेलो तो ध्यान भी बंटेगा और रास्ता आसानी से कट जाएगा। लड़कियों के कुछ कहने से पहले ही ड्राइवर फौरन मना करते हुए बोला, ना ना मैडम जी, यूं जंगल के बीच गाना बजाना करने से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। इस सुनसान रास्ते पर शोरगुल मचाना
अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है। ड्राइवर की बात सुनकर सबके चेहरों पर घबराहट और डर की परछाई झलकने लगी। सब इस तरह से दम साध कर बैठ गए मानो उनकी सांसों की आवाज सुनकर ही न कोई मुसीबत आ टपके। अब गाड़ी एकदम बीच जंगल में पहुंच चुकी थी। रास्ता इतना खराब हो चला था कि हर थोड़ी देर में गाड़ी झटके खा रही थी। सब संभल कर सीट पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक ही गाड़ी की विंडो स्क्रीन पर एक बड़ा सा चमगादड़ पता नहीं कहां से आकर चिपक गया। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और सभी लड़कियों की चीख निकल पड़ी। विंडो स्क्रीन पर चिपके हुए बड़े से चमगादड़ को देख देख कर लड़कियां डर से चिल्लाए जा रही थीं। तभी वह उड़कर ड्राइवर की साइड वाली खिड़की पर आकर चिपक गया और फड़फड़ाते हुए खिड़की में लगे शीशे को तोड़कर अंदर आने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। उस खटारा गाड़ी के शीशे विशालकाय चमगादड़ के प्रहार से बुरी तरह से हिलने लगे। ये देखकर गाड़ी के अंदर बैठी हुई सारी लड़कियां और भी ज्यादा चीखने चिल्लाने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बस किसी भी पल वो चमगादड़ खिड़की का शीशा तोड़कर गाड़ी के अंदर घुस आएगा। मिस मिताली ने चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहा, इस तरह से बुत बने क्यों बैठे हो? जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ, तभी ये चमगादड़ खिड़की से उड़कर भागेगा। ड्राइवर भी इतने बड़े चमगादड़ को यूं अपने बिल्कुल पास वाली खिड़की पर चिपके देखकर घबरा सा गया था। उसने सिर हिलाया और फिर गाड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ा दी। खिड़की पर चिपका चमगादड़ तो शीशे से हिला तक नहीं, वो तो उसी तरह से फड़फड़ाते रहा। जंगली ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर किसी तरह से गाड़ी को दौड़ाते हुए ड्राइवर कुछ आगे पहुंचा ही था कि तभी सामने से उड़ता हुआ एक चमगादड़ों का पूरा झुंड ही आकर गाड़ी पर टूट पड़ा। अब ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी रोक दी, क्योंकि चमगादड़ों ने पूरी विंड स्क्रीन को ही कवर कर लिया था। उन सब की भयानक कर्कश सी चीखने की आवाज सुनकर वैन में मौजूद हर एक लड़की का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। तभी मिस मिताली को कुछ याद आया। वो चिल्लाकर बोली, तुम्हारे पास माचिस होगी ना, तो जल्दी से माचिस निकालो। मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर रखे हैं, मैं अभी न्यूज़पेपर में आग लगाकर देती हूँ। तुम उसे बाहर लहराकर गाड़ी में चिपके हुए चमगादड़ों को भगा दो। आग देखते ही वो जरूर गाड़ी छोड़कर उड़ जाएंगे। ड्राइवर ने हामी भरी और कांपते हाथों से माचिस निकालकर मिस मिताली की ओर बढ़ा दी। मिस मिताली ने जल्दी जल्दी अपना बैग खोलकर उसमें ऊपर रखे हुए न्यूज़पेपर निकाले और फिर उन पेपर्स को रोल करके उनके एक सिरे पर माचिस से आग लगाने लगी। कुछ ही पलों में पेपर ने आग पकड़ ली। फिर ड्राइवर ने खिड़की का कांच थोड़ा सा नीचे करके उन सुलगते हुए पेपर्स के रोल को खिड़की से बाहर लहराना शुरू किया। आग और धुआं देखते ही चमगादड़ों में खलबली सी मच गई। वे सब कोलाहल मचाते हुए तेजी से उड़ते हुए वहां से भाग गए। चमगादड़ों के भागते ही सबने राहत की सांस ली। फिर डर से कांपते अपने दिल को काबू में करते हुए सब पानी पीने लगे। अब भी उनकी आंखों में दहशत की झलक कायम थी। ड्राइवर ने भी अपने पास रखी हुई पानी की बोतल से पानी पिया और फिर अपने चेहरे पर भी पानी छिड़कता हुआ वो बोला, हम इस रास्ते पर पहले भी 2 बार रात के समय ही आ चुके हैं, पर हमने आज तक कभी भी ऐसे भयंकर चमगादड़ नहीं देखे थे। मिस मिताली ने घबराए स्वर में कहा, अब यहां और ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, जल्दी से चलो यहां से। ड्राइवर ने मुंह पोंछते हुए गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। सब लड़कियों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो अपने आप को ही कोस रहे थे कि क्यों नहीं रात में वहीं रेलवे रिटायरिंग रूम में ही रुक गए। पता नहीं क्या सूझी थी जो यूं रातों रात फूलपुर आने का डिसीजन उन्होंने ले लिया। घर घर खटक की आवाज आई और गाड़ी हिचकोले लेते हुए बंद पड़ गई। सब लड़कियां चौंक उठी। मिस मिताली ने भी अचकचाते हुए ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? ड्राइवर ने पीछे पलटकर अटकते हुए जवाब दिया, मैंने नहीं रोकी है गाड़ी, ये तो खुद ब खुद बंद पड़ गई अचानक ही। फिर कई बार चाबी घुमाते हुए इग्निशन ऑन करने के बाद भी बस घर घर की हल्की सी आवाज निकल कर रह जाती। गाड़ी तो अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे सभी लड़कियों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। रह रहकर किसी न किसी जंगली जानवर की आवाज गूंज उठती थी।
घने जंगल के बीच बंद पड़ी गाड़ी में डर से घिरी बैठी हुई लड़कियां यूं महसूस कर रही थी मानो वे मौत के खुले हुए जबड़े में बैठी हों और मौत किसी भी पल उन्हें जिंदा निगल सकती है। मिस मिताली ने अपना मोबाइल निकाला ताकि वो किसी से हेल्प मांग सकें, पर अफसोस, मोबाइल बाहर निकालते ही मिस मिताली को रोना ही आ गया। मोबाइल का नेटवर्क तो बिल्कुल ही गायब था, 0 नेटवर्क बता रहा था मोबाइल। मिस मिताली ने कुछ पल सोचा, फिर गहरी सांस लेती हुई गंभीर लहजे में बोली, मैं तुम सबकी घबराहट को समझ रही हूं, पर गर्ल्स, लगता है हमें नीचे उतर के गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। ड्राइवर भी बोल पड़ा, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैडम जी, आप लोग बस थोड़ी हिम्मत जुटाकर गाड़ी को धक्का लगा दीजिए, फिर हम जल्दी ही फर्राटे से गाड़ी भगाते हुए इस भयानक जंगल से बाहर निकल जाएंगे। मिस मिताली ने अब जोर देते हुए कहा, कम ऑन गर्ल्स, आओ जल्दी बाहर, हम सब मिलकर अभी गाड़ी स्टार्ट कर देंगे। आखिर लड़कियों ने किसी तरह साहस जुटाया और डरती सहमती हुई गाड़ी से नीचे उतर पड़ी। गाड़ी से नीचे उतरकर जैसे ही सब नीचे जमीन पर उतरकर गाड़ी को धक्का लगाने लगे, उनके पैरों के नीचे दबने से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते खड़खड़ाने लगे। लड़कियों ने हिम्मत करते हुए एक साथ मिलकर गाड़ी को धकेलना शुरू किया। इतनी ठंडी हवा में भी सब डर से पसीना पसीना हुई जा रही थी। इधर उधर देखती हुई सब धक्का लगाने लगी। ड्राइवर ने इग्निशन ऑन किया और इस बार गाड़ी जोर से घरघराई और एकदम से स्टार्ट हो गई। मिस मिताली और लड़कियों ने सुकून भरी सांस ली और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए लपकीं, पर गाड़ी तो रुकने की जगह आगे भागती चली गई। मिस मिताली और दूसरी लड़कियां जोर जोर से चीखती हुई ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहने लगी, पर गाड़ी उस अंधेरे जंगल में तेजी से दौड़ती हुई दूर चली गई। मिस मिताली और सारी लड़कियां अपनी पूरी ताकत से गाड़ी का पीछा करती हुई जंगल में बेतहाशा भागती रहीं, पर कुछ ही देर में गाड़ी फर्राटे भरती हुई लड़कियों की आंखों से ओझल हो गई। गाड़ी की आंखों से ओझल होते ही मिस मिताली और लड़कियां हताशा और घबराहट से घिरी उस भयानक जंगल के बीचों बीच हक्की बक्की खड़ी रह गईं। साइये साइये करती हुई तेज हवा सबके कानों को सुन्न कर रही थी। ऊपर से घने अंधेरे में जंगल के बीच फंसे होने का एहसास सबको अंदर तक कंपा रहा था। उन सबके बैग और दूसरा सामान भी गाड़ी में ही रह गए थे। हैरान परेशान उन लड़कियों की सोचने समझने की शक्ति ही जैसे कहीं गुम हो गई थी। रोशनी के नाम पर बस ऊपर आसमान में चमकते चांद की मध्यम सी रोशनी ही आ रही थी। मिस मिताली ने अपने घबराए दिल को काबू में करने की असफल कोशिश करते हुए लड़कियों से पूछा, तुम में से किसी की पॉकेट में मोबाइल है? क्योंकि मेरा मोबाइल तो बैग में ही रह गया है। कणिका ने हताशा और डर से चीखते हुए कहा, यहां मोबाइल का क्या करेंगी आप? नेटवर्क तो है नहीं इस जंगल में। मिस मिताली सपाट लहजे में बोली, नेटवर्क नहीं है, लेकिन टॉर्च तो है ना मोबाइल में। टॉर्च की रोशनी में हम जंगल में आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो हो सकता है कि इस अंधेरे जंगल में हम किसी गड्ढे में जा गिरें या फिर जंगली झाड़ियों में जा फंसे, और फिर टॉर्च पास रहने से जंगली जानवर भी हमारे एकदम पास नहीं आ पाएंगे। मिस मिताली की बात अब लड़कियों के पल्ले पड़ गई। वो अपने अपने पॉकेट में मोबाइल तलाशने लगी, पर अधिकतर लड़कियों ने नेटवर्क न होने की वजह से अपने मोबाइल अपने हैंडबैग में ही रख दिए थे। बस सुजाता और प्रिया के ही पॉकेट में मोबाइल रखे हुए थे। सुजाता और प्रिया ने अपने अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन किए और फिर मिस मिताली और बाकी सभी लड़कियां टॉर्च की रोशनी के सहारे उस बियाबान जंगल में अपनी राह तलाशती हुई आगे बढ़ने लगी। मिस मिताली ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि एक दूसरे का हाथ एकदम मजबूती से थामे हुए वो आगे बढ़े। एक एक कदम सावधानी और डर के साथ बढ़ाते हुए वे सब लगभग आधे घंटे तक चलते ही रहे। आधे घंटे बाद अब मोबाइल टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी थी। घबराते हुए किसी तरह वे सब चलते ही जा रहे थे। अचानक ही सबकी आंखें चमक उठीं। वे सब जोर से चिल्लाए और लगभग दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। दरअसल टॉर्च की रोशनी में उन्हें कुछ दूर आगे ही वैन खड़ी हुई नजर आ रही थी। मिस मिताली ने भी चैन की सांस ली और फिर लड़कियों के साथ साथ लपकती हुई आगे खड़ी हुई वैन की ओर बढ़ चली। वैन की सारी लाइट्स बंद थी। वैन से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी।
ये देखकर मिस मिताली खिड़की से अंदर झांकते हुए चिल्लाकर बोली, ये क्या हरकत है? कोई ऐसे लड़कियों को बीच जंगल में छोड़कर भागता है क्या? इतनी खटारा वैन के मैंने एडवांस में ही पूरे पैसे दे दिए थे, फिर भी ऐसी घटिया हरकत करने का मतलब क्या है? वैन के अंदर एकदम अंधेरा छाया था। लाइट बंद होने से अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिस मिताली के फटकारने के बावजूद जब ड्राइवर ने वैन का दरवाजा नहीं खोला और न ही कोई रिप्लाई दिया तो मिस मिताली गुस्से से उबल पड़ी। उन्होंने प्रिया से टॉर्च लेकर गाड़ी के शीशे में से अंदर रोशनी डालकर ड्राइवर को देखने का प्रयास किया, पर तभी टॉर्च एकदम से बंद पड़ गई। मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया था। सुजाता के हाथ से टॉर्च लेकर मीनल ने दूसरी वाली खिड़की से वैन के अंदर झांका और जैसे ही मीनल की नजर ड्राइविंग सीट पर पड़ी, वो जोर जोर से चीखती हुई पीछे की ओर हट गई। वैन के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई भयानक सा साया मौजूद था। उस साये के लंबे लंबे बालों ने उसके पूरे चेहरे को ढक रखा था। मीनल को इतनी बुरी तरह से चीखते चिल्लाते देखकर मिस मिताली और दूसरी लड़कियों ने थर थर कांपते हुए मीनल से पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ मीनल? मीनल अभी कुछ जवाब देती कि तभी उनके पीछे से एक स्वर उभरा, अरे आप सब आ गए? अच्छा हुआ, मैं अभी आप लोगों को ही ढूंढने के लिए जा रहा था। सब बुरी तरह से चौंक कर पीछे पलटे तो देखा अपने हाथों में एक बड़ी सी टॉर्च लिए हुए ड्राइवर खड़ा था। मिस मिताली ने गुस्से और घबराहट से चिल्लाते हुए पूछा, कहां थे तुम? और ये क्या तरीका है? कोई इस तरह से बीच जंगल में लड़कियों को गाड़ी से उतारकर भागता है क्या? ड्राइवर ने अब नरमी से सफाई पेश की, हम तो खुद ही हैरान थे मैडम जी कि गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से कोशिश करके हमने गाड़ी को रोका, पर गाड़ी रुकते साथ ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। हमें लगा कि इंजन शायद गर्म हो गया होगा, इसलिए हम पैदल ही उतरकर इधर उधर पानी खोजने चले गए थे। मिस मिताली ने ऊंचे स्वर में कहा, पर पानी तो गाड़ी के अंदर रखा था ना? 3-4 बोतल तो थी ही पानी की। ड्राइवर ने पहले की ही तरह शांत लहजे में बात समझाई, पर मैडम जी वो पीने का पानी है। अगर पीने का पानी खत्म हो जाता और फिर यहाँ हम में से किसी को पानी की जरूरत पड़ती तो फिर पानी कहाँ से लेकर आते? फिर ड्राइवर ने आगे कहा, अब आप सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए, मैं गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। लड़कियां जल्दी से वैन में बैठने के लिए लपकीं। तभी मीनल चीख उठी, नहीं नहीं, वैन में मत बैठो। वैन की ड्राइविंग सीट पर एक भयानक साया मौजूद है। ड्राइवर तब तक आगे बढ़कर दरवाजा खोल चुका था। मीनल की बात सुनते ही उसने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े टॉर्च की रोशनी ड्राइविंग सीट पर डाली, पर ड्राइविंग सीट तो पूरी तरह से खाली थी। कोई भी नहीं बैठा था उस सीट पर। मीनल अचकचाई सी आंखें फाड़े ड्राइवर की ओर देखने लगी, जो अपनी सीट पर बैठकर अब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में लगा था। मिस मिताली ने मीनल का हाथ पकड़ा और फिर जोर से बोली, मीनल प्लीज प्लीज, अब और इस तरह की बातें मत करो तुम। पहले से ही क्या हम सब कम परेशान हैं जो इस तरह की बातें करके हमें और भी ज्यादा डरा रही हो? अब जल्दी से गाड़ी में बैठो प्लीज, मिस मिताली ने गुस्से से कहा और फिर सब लड़कियों के साथ वैन में बैठ गई। फर्राटे भरती हुई उस घने जंगल में आगे की तरफ दौड़ने लगी। लड़कियों को खुशी थी कि अब इस ब्याहबान जंगल से बाहर निकल जाएंगे, पर उन लड़कियों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी न रह सकी। कुछ ही देर बाद अचानक ही सामने रास्ते में गहरे धुएं का गुब्बार सा उठता नजर आया। मिस मिताली चिल्लाते हुए ड्राइवर से बोली, सावधानी से ड्राइव करो गाड़ी, धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। ड्राइवर ने सिर हिलाया और अपनी नजरें सामने टिकाए हुए ड्राइव करते हुए चिंतित स्वर में बोला, समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना गहरा धुआं कहां से उठ रहा है। देखते ही देखते धुएं ने रास्ते को इस कदर ढक लिया कि मानो काले बादलों का झुंड ही नीचे जमीन पर उतर आया हो। ड्राइवर ने कुछ देर तो गाड़ी चलाई, लेकिन जब सामने कुछ भी देखना असंभव सा हो गया तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। मिस मिताली ने फौरन कहा, अरे तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अब आगे बढ़ते रहो, हो सकता है कि आगे जाकर धुआं छोड़ जाए। ड्राइवर ने पीछे पलटकर देखा, फिर निराशा से गर्दन हिलाते हुए कहा, मैडम जी, पर गाड़ी आगे बढ़ाऊं कैसे?
कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है इस धुएं के मारे। अगर मैंने यूं ही बिना देखे गाड़ी आगे चलाई और कहीं आगे कोई गड्ढा या कोई पेड़ वगैरह हुआ तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो होगा ही होगा, और साथ साथ इन बच्चों को भी चोट लग सकती है। धुआं गाड़ी में धीरे धीरे इस तरह फैल गया कि लड़कियों को ठीक से सांस तक लेने में परेशानी होने लगी। वे सभी नहीं, बल्कि मिस मिताली भी धुएं की वजह से बुरी तरह से खांसने लगी। उन सबकी आंखों से भी पानी बहने लगा था। धुएं से उनकी आंखों में जलन होने लगी थी। ड्राइवर भी अपनी आंखें पोंछते हुए और खांसते हुए किसी तरह से बोला, मैडम जी, मैं गाड़ी के शीशे खोल देता हूं। इस तरह से धुआं गाड़ी में भरते जाएगा तो हम सबका तो दम ही घुट जाएगा। मिस मिताली बेतहाशा आ रही खांसी के बीच किसी तरह से हाँफती हुई बोली, पर अगर तुमने गाड़ी का शीशा खोल दिया तो धुआं और भी तेजी से गाड़ी में भर जाएगा। पर मैडम जी, इस तरह से तो हम सब गाड़ी में ही घुटकर मर जाएंगे, ड्राइवर ने कहा, और फिर एक झटके से वो गाड़ी का दरवाजा ही खोलकर नीचे उतर पड़ा। लड़कियां भी बुरी तरह से खांस रही थीं। उन्हें तो अब सांस लेते हुए भी दिक्कत होने लगी थी। कनिका दरवाजे के ही पास बैठी थी। उसने दरवाजे को खोलते हुए कहा, हमें इस गाड़ी से उतरकर कुछ दूर चले जाना चाहिए। जब कुछ देर बाद ये धुआं छूट जाएगा तब फिर हम वापस गाड़ी में आ जाएंगे। सुजाता भी हाँफते हुए चिल्लाई, मेरी तो सांस ही घुट रही है, हमें जल्दी से यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मिस मिताली ने विरोध करते हुए कहा, नहीं, हम इस गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते। इस धुएं में अगर हम बाहर ही फंस गए तो, या फिर किसी और मुसीबत में पड़ गए तो। मिस मिताली की बात अनसुनी करके सुजाता और कनिका दोनों ही गाड़ी से नीचे उतर गईं। अब तो गाड़ी में इतना धुआं भर गया था कि एक दूसरे को देखना तक मुश्किल हो गया था। पर चांद की इस हल्की हल्की रोशनी में जंगल की भयावहता और भी ज्यादा विकराल लग रही थी। सब एकदम सहम कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक ही दूर कहीं से छन 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 की गूंजती हुई आवाज सबके कानों में पड़ी। बीच जंगल में इस छन छन की आवाज ने सबको इतना डरा दिया कि उनके होश ही उड़ गए। वे सब इधर उधर देखते हुए थर थर कांपते अपनी अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। धीरे धीरे छन छन की आवाज पास और पास आती चली जा रही थी। सबके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि बस अभी सीने से दिल ही बाहर निकल कर आ जाएगा। मीनल चिल्लाई, यही छन छन की आवाज मैंने ट्रेन में भी सुनी थी। तब आप में से किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया था, अब खुद ही सुन लो आप लोग। कंचन और प्रिया तो फूट फूट कर रोने लगी। बाकी लड़कियां भी डर और घबराहट से कांप रही थीं। मिस मिताली ही नहीं, बल्कि ड्राइवर की भी हालत एकदम खराब हो गई थी। तभी छन 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 की आवाज अब करीब और करीब आती चली गई। उस घने अंधेरे जंगल में चांद की फीकी सी रोशनी में सब अपनी अपनी आंखें फाड़े उसी दिशा की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहे थे जिधर से छन छन की गूंजती ध्वनि प्रतिपल पास आती जा रही थी। अचानक ही छन छन की आवाज थम गई और तेज हवाएं चलने लगी। इतनी तेज हवाएं कि जमीन पर पड़े सूखे पत्ते हवाओं के साथ ऊपर उठकर चारों तरफ उड़ने लगे। और फिर अचानक ही सबके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उनके सामने खड़ी हुई वो खटारा गाड़ी एक धमाके के साथ धूं धूं करके जलने लगी। उस जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया वो गाड़ी पूरी तरह से लपटों में घिरी हुई जल रही थी। आधी रात के गहरे अंधकार में जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई लड़कियां अपनी फटी फटी आंखों से सामने धूं धूं करके जलती हुई उस वैन को देखे जा रही थी जिसमें बैठकर वो सब फूलपुर जाने के लिए निकली थी। अचानक ही सामने वाली झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी हुई। सबके सब चौंक कर उधर देखने लगे। उन्हें डर लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है झाड़ियों के पीछे। पर अगले ही पल झाड़ियों के पीछे तेज आंखों को चकाचौंध करती हुई बिजली सी चमकी। सबकी आंखें उस तेज चमक से बंद सी हो गईं और फिर शुरू हो गई तेज मूसलाधार बारिश, इतनी तेज कि मानो बादल ही फट पड़ा हो। सब लड़कियां और मिस मिताली बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। घने पेड़ों के साए में किसी तरह से अपने को भीगने से बचाने की कोशिश करते हुए भी सबके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। सिर से पैर तक सब पानी में तरबतर हो चुके थे। ड्राइवर भी भागकर कहीं दूर जाकर एक पेड़ की शरण में भीगते ठिठुरते हुए बैठा था।
उस बेयाबान जंगल में अंधेरे में भीगे कपड़ों और भीगे हुए बाल लिए लड़कियां अब ठंडी हवा के झोंकों से कांप रही थीं। कौन कहाँ है, कौन पास है, ये सब सवाल भूलकर सारी लड़कियां बस किसी तरह से ठिठुरती हुई अपने आप को संभालने में लगी हुई थी। अचानक ही जिस तरह से बारिश शुरू हुई थी वैसे ही एकदम से रुक भी गई और बारिश के रुकते ही इस कदर सन्नाटा सा पसर गया कि लड़कियों को अपनी सांसों की आवाज भी तूफान की तरह सुनाई दे रही थी। बारिश के थमते ही सब अपनी अपनी जगह से निकलकर वापस वैन की तरफ आने लगे। बारिश थमने के बाद चांद की मध्यम रोशनी फिर से जंगल में फैल गई थी और इसी धीमी मध्यम रोशनी के सहारे लड़कियां धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आगे आने लगीं। वैन के पास पहुंचते ही सब एकदम आश्चर्य और खुशी से चिल्लाए। वैन का बाहरी हिस्सा तो जलने से काला पड़ चुका था, पर वैन में अंदर रखे हुए उनके सामान तक आग की विनाशकारी लपटें नहीं पहुंच पाई थीं। उन सब का सामान पूरी तरह से सुरक्षित था। जल्दी जल्दी वैन के पास पहुंचकर लड़कियों ने हल्की रोशनी में ही किसी तरह से अपने बैग टटोलते हुए चेक किया कि कहीं आग ने उनके बैग को तो राख नहीं कर दिया। पर यह देखकर सबने गहरी तसल्ली भरी सांस ली कि सबके बैग बिल्कुल सही सलामत रखे हुए थे। ड्राइवर और मिस मिताली भी अब तक वैन के पास आ पहुंचे थे। ड्राइवर ने वैन की दुर्दशा देख रुआंसी आवाज में कहा, ओह, ये मेरी वैन तो जल गई, अब मैं क्या करूंगा। मिस मिताली कुछ सुकून भरे लहजे में बोली, शुक्र मनाओ कि समय पर इतनी तेज बारिश हो गई, नहीं तो अब तक तो वैन हमारे सामान सहित पिघले मोम की तरह ही पिघल कर राख में तब्दील हो चुकी होती। फिर मिस मिताली ने लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना अपना बैग निकालो इस वैन से बाहर और देखो कोई टॉर्च या तुम्हारे मोबाइल वगैरह मिल जाएं तो। हमें इस घने जंगल में अब पैदल ही आगे बढ़ना होगा और उसके लिए टॉर्च की तो जरूरत पड़ेगी ही। कणिका हताशा से बोली, हमारे कपड़े तो बुरी तरह से भीग चुके हैं मैम। ऐसे भीगे कपड़े पहनकर हम कैसे इस जंगल में पैदल चल पाएंगे। मिस मिताली ने गंभीर स्वर में कहा, अब जैसे भी हो पर हमें यहां से आगे तो जाना ही होगा। इस भयानक जंगल में तो हम रात गुजार नहीं सकते। अब मिस मिताली ने एक बार पीछे पलटकर देखा और फिर मन ही मन ऊपर वाले का नाम लेती हुई वहां से आगे बढ़ चली। उनके पीछे सारी लड़कियां और सबसे लास्ट में ड्राइवर चल रहा था। सबसे लास्ट में चल रहे ड्राइवर की हालत भी बड़ी खराब थी। वो बार बार पलटकर अपने पीछे नजर डाल रहा था। उसे लगता कि कोई जानवर वगैरह पीछे से आकर उस पर झपट्टा न मार दे। किसी तरह से सब गिरते पड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सबको यही महसूस हो रहा था कि वो किसी मौत के कुएं में फंसे हुए अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब आगे की ओर जंगल और भी ज्यादा घना और भयानक हो गया। झाड़ियों ने रास्ते को इस कदर घेर रखा था कि एक एक कदम रखना भी मुश्किल हो रहा था। रह रहकर जंगली जानवरों की गुर्राती आवाज गूंज उठती। सबके दिल बुरी तरह से धड़क रहे थे, पर इतने पर भी उन्होंने अपने कदम रोके नहीं थे, क्योंकि अब ये बात सबको समझ आ चुकी थी कि रुकने का मतलब मौत होगा। मीनल का गला इतना सूख गया था कि उसे लग रहा था कि उसके गले में कांटे उग आए हैं। मीनल ने अपने कंधे पर लटके हुए हैंडबैग से एक बोतल निकाली और चलते हुए ही पानी पीने लगी। अभी मीनल ने पानी अपने गले से नीचे भी नहीं उतारा था कि घुंघरुओं की छन 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 की आवाज घने जंगल में गूंज उठी। सबके सब थर थर कांपने लगे। उनके कदम आगे बढ़ने की जगह वहीं के वहीं रुक गए। सब डर और घबराहट से कांपते हुए इधर उधर देखने लगे, पर घुंघरू की सिर्फ छन छन आवाज ही सुनाई दे रही थी। कोई भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही एकदम से तूफान सा उठने लगा। मिस मिताली चिल्लाई, सब हाथ पकड़े रहो, कोई भी हाथ मत छोड़ना। तूफान पल पल तेज होता जा रहा था। अब लड़कियों को हाथ पकड़े रखना मुश्किल हो रहा था। घबराकर सब गोल घेरा बनाकर नीचे जमीन पर बैठ गए और अपने अपने सिर घुटनों में छुपा लिए। उनके चारों तरफ हवा का गुब्बार तेजी से चक्कर काटते रहा। फिर एकदम ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़कियों ने कुछ पल बाद डरते डरते अपना सिर उठाकर चारों ओर देखा और अचानक ही उन सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। कुछ ही दूर पर उनकी वही वैन खड़ी थी जिसे वो पीछे छोड़ आए थे। सब चौंक कर एक झटके से उठ खड़े हुए।
मिस मिताली और ड्राइवर ने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी में देखा कि ये वैन तो फिर से पहले जैसी ही नजर आ रही थी। न तो कहीं पर जलने का कोई निशान था और न ही कोई डैमेज ही नजर आ रहा था। ड्राइवर ने हकबकाते हुए कहा, ये वैन तो पूरी तरह से ठीक लग रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसे जली हुई हालत में हम पीछे छोड़कर आए थे, फिर अचानक ही ये वैन सही सलामत यहां पर कैसे आ पहुंची? मिस मिताली को तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो बस मूर्ति की तरह वैन को घूरे जा रही थीं। लड़कियां भी एकदम शॉक्ड होकर वैन को निहार रही थीं। तभी अचानक ही वैन के स्टार्ट होने की घर्र घर्र की आवाज आई और साथ ही गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो गई। ये देखते ही सब चौंक कर वैन से दूर हट गए, पर तभी सबकी नजर वैन की ड्राइविंग सीट पर गई और फिर सब जैसे टकटकी लगाए हुए ड्राइविंग सीट को ही देखने लगे, जहां बैठी थी शमिता। सबको स्टैच्यू बने हुए देख शमिता जोर से खिलखिलाकर बोली, अरे तुम सब यूं मूर्ति क्यों बनकर खड़े हो? चलो चलो जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ, हमें सुबह होने से पहले ही फूलपुर पहुंचना है, मेरे घर। मिस मिताली का गला भी इस तरह से रुंध गया था कि उन्हें कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था और दिमाग का तो जैसे फ्यूज ही उड़ चुका था। तभी ड्राइवर ने हिम्मत करके आगे बढ़ते हुए कहा, ये वैन मेरी है, इसे मैं ही ड्राइव करूंगा, चलो हटो ड्राइविंग सीट से। लेकिन ड्राइवर जैसे ही वैन के अगले दरवाजे के पास पहुंचा, शमिता ने सिर्फ एक बार ड्राइवर की ओर जलती नजरों से घूर कर देखा और ड्राइवर इस तरह से सहमता हुआ तेजी से पीछे हटा, मानो ड्राइविंग सीट पर शमिता नहीं बल्कि साक्षात मौत ही बैठी हो। लड़कियों और मिस मिताली को हक्की बक्की खड़े देखकर शमिता एकदम सरसराती सी आवाज में बोली, आ जाओ जल्दी से, अब यहां खड़े रहकर टाइम वेस्ट मत करो। और फिर शमिता की उस सरसराती सी आवाज को सुनते ही मिस मिताली और 8 लड़कियां जैसे किसी जादू में बंधी हुई सी चुपचाप जाकर वैन के अंदर बैठ गईं। ड्राइवर भी ये सब देख जल्दी से आगे आकर वैन में बैठने की कोशिश करने लगा, पर तभी एक झटके से वैन के सारे दरवाजे बंद हो गए और वैन तेजी से ड्राइवर को वहीं हतप्रभ छोड़कर फर्राटे भरती हुई बहुत दूर निकल गई। वैन के अंदर बैठी हुई मिस मिताली और 8 लड़कियां इस तरह से स्टैच्यू बनी हुई बैठी थी कि उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई शमिता का हंसता खिलखिलाता चेहरा अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था। कुछ ही पलों में हंसती मुस्कुराती शमिता की जगह पर एक बड़ी ही भयानक वहशी चुड़ैल जैसी शमिता नजर आने लगी। अचानक ही तेजी से भागती हुई वैन एक झटके से रुक गई और वैन के झटके से रुकते ही वैन में सवार सभी लड़कियां और मिस मिताली जैसे चौंक कर अपने होश में आ गए। पर होश में आते ही उन्होंने जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई भयानक सूरत वाली शमिता को देखा तो उन सब के गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली। उन सब की चीखें सुनते ही ड्राइविंग सीट पर बैठी शमिता ने बिना पीछे पलटे हुए ही अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमाते हुए उनकी ओर खून टपकाती नजरों से देखती हुई भयंकर रूप से किलकारियां मारने लगी। अब तो सारी लड़कियां अपनी आंखें बंद किए हुए जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगीं। कुछ ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, पर वैन के दरवाजे तो एकदम सील पैक बंद थे। शमिता खूनी हंसी हंसते हुए बोली, ये दरवाजे अब तभी खुलेंगे जब तुम सब भी मेरे पास पहुंच जाओगी। कणिका ने रोते हुए कहा, पर हम तो अब भी तुम्हारे ही पास हैं। मिस मिताली ने किसी तरह से पूछा, शमिता ये तुम्हें हो क्या गया है? हम तो तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। शादी? हाँ, मेरी शादी तो तब होती ना जब मैं जिंदा रहती, पर मैं तो छुट्टियों के बाद घर से हॉस्टल लौटते समय ही इसी जंगल में मारी गई। मैं जिस गाड़ी से हावड़ा जा रही थी वो गाड़ी इस जंगल में बुरी तरीके से दुर्घटना का शिकार हो गई। उसके परखच्चे उड़ गए और साथ ही मेरे शरीर के भी जीते जी सैकड़ों टुकड़े हो गए। मरने के दूसरे दिन कुछ गांव वालों को इस घटना का सुराग मिला और उन्होंने मेरे कुछ बचे खुचे सामान समेटकर मेरे घर वालों को दे दिया, क्योंकि मेरे बॉडी पार्ट्स तो जंगली जानवर खा चुके थे। शमिता की ये खौफनाक कहानी सब सुनते सुनते इस कदर सिहर उठे थे कि उनकी बोलती तक बंद हो गई थी।
शमिता ने अपनी वहशत भरी आवाज में आगे कहा, मैं तो मर चुकी थी, पर मरने के बाद भी मेरी रूह तड़प रही थी। मैं भटकती हुई हॉस्टल चली आई और फिर सबके मोबाइल पर अपनी शादी का इनविटेशन डाल दिया। वो मेरा ही जादू था जो मिस मिताली फूलपुर आने के लिए रेडी हो गई। ये बात मैं अच्छी तरह समझती थी कि मिस मिताली के आए बिना तुम सब भी फूलपुर नहीं आ पाओगे। प्रिया ने चीखते हुए पूछा, पर ये सब क्यों? किस लिए किया तुमने ऐसा? शमिता ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, क्या करूं? तुम सबके बिना मुझे चैन ही नहीं मिल रहा था। भूल गई क्या तुम सब? लास्ट फ्रेंडशिप डे पर ही तो हमने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सब हमेशा फ्रेंड्स बने रहेंगे। अब मैं तो मर गई थी और रूह बनकर भटक रही थी, तो अब तुम सबको भी मैं किसी भी तरह से अपने पास बुलाना चाहती थी, पर यह तभी हो पाता जब तुम सबकी भी मौत उसी जगह पर होती जहां पर मेरी मौत हुई थी। अब बस कुछ ही पल और फिर तुम सब भी मेरे पास पहुंच जाओगे, अपने शरीर इसी वैन में छोड़कर, क्योंकि इस वैन के तो अब परखच्चे उड़ने वाले हैं। सब डर कर रोने चिल्लाने लगे, अपनी जान की भीख मांगने लगे, पर शमिता तो पहले से भी ज्यादा वहशियाना ठाके लगाती हुई अपनी गर्दन 360 डिग्री में घुमाती रही। अचानक ही वैन के दरवाजे पर एक बड़ा सा झाड़ आकर गिरा। झाड़ के गिरते ही खिड़की पर लगा कांच तड़क कर टूट गया और खिड़की के कांच टूटते ही झटके से दरवाजा भी खुल गया। सब लड़कियां और मिस मिताली लपकते हुए वैन के दरवाजे से कूदने लगे। शमिता गुस्से से और भी महाभयंकर स्वर में गुर्राते हुए उन लड़कियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर तब तक मिस मिताली सहित बाकी सारी लड़कियां वैन से नीचे उतर चुकी थीं, सिवाय मीनल के। शमिता ने अब मीनल की गर्दन की ओर ही अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक ही मीनल ने अपना दायां हाथ उठाकर देखा तो उसकी नजर कलाई पर बंधे हुए मौली के पवित्र धागे और उसमें लटक रहे लाल पीले मोतियों की ओर गई। ये मौली मीनल की दादी ने दीपावली पर खुद अपने हाथों से पूजा घर के मोती लेकर बनाई थी और उसे मंत्र पढ़कर मीनल की कलाई पर बांधी थी। मीनल ने मौली बंधे हुए हाथ को शमिता की रूह की तरफ बढ़ाया। शमिता डर से चिल्लाती हुई पीछे हटने लगी। अब मिस मिताली भी बाहर से चिल्लाई, मीनल, वो मोती निकालकर शमिता की रूह पर फेंक दो। मीनल ने फौरन ही मोतियों को खींचकर निकाला और शमिता की तरफ उछाल दिया। शमिता चीखती हुई पीछे हटी, पर मोती उसकी रूह से जा टकराए और मोतियों के टकराते ही जैसे बिजली कड़क उठी। मीनल ने फिर अपनी कलाई से मौली भी निकालकर शमिता पर फेंक दिया। मिस मिताली ने एक झटके से मीनल के साइड वाला दरवाजा खोल दिया। मीनल नीचे जमीन पर दूर जा गिरी और मीनल के दूर जाते ही वैन में प्रचंड अग्नि की लपटें लहराने लगी। शमिता की रूह दिल दहलाने वाली चीख के साथ धूं धूं करके जलने लगी और फिर कुछ ही पलों में वैन और शमिता की रूह दोनों ही खाक हो गए। और फिर अचानक ही आसमान पर जोरदार बिजली कड़क उठी। फिर देखते ही देखते तेज हवा के झोंके वैन की राख को भी अपने साथ दूर उड़ा ले गए। कितनी ही देर तक सब लड़कियां अपनी सुध-बुध खोए हुए वहीं जमीन पर ही पड़ी रही। ड्राइवर किसी तरह से जब गिरते पड़ते हुए इन तक पहुंचा तो सबको यूं बेसुध देखकर वो भी सहम गया। फिर हिम्मत जुटाते हुए ड्राइवर ने एक लड़की के बैग से पानी की बोतल निकाली और सब पर छिड़कते हुए उन्हें होश में लाने का प्रयास करने लगा। कुछ ही देर में सबको होश आया गया, पर अब भी सब गहरे सदमे में थे। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। आखिर मिस मिताली ने अपने आप को संभाला और लड़कियों को हिम्मत देते हुए बोली, अब चलो जल्दी से, हमारा सामान तो जल गया है, पर शुक्र है कि कंधे पर लटके हैंडबैग हमारे पास बचे रह गए। ड्राइवर ने अब आगे बढ़ते हुए कहा, फूलपुर में मेरी पहचान का एक ड्राइवर है, मैं उसे कहूंगा तो वो सबको सुरक्षित वापस हावड़ा तक छोड़ देगा, पर पहले फूलपुर ही जाना होगा हमें। पैदल पैदल किसी तरह से जंगल पार करके सब सुबह सुबह फूलपुर पहुंच गए। मिस मिताली ने गांव में जाते ही शमिता के घर का एड्रेस पता किया और फिर सब सीधे वहीं पहुंच गए। शमिता के घर वाले दुखी उदास अपनी बेटी के मरने का शोक मना रहे थे। मिस मिताली ने उनसे इतना ही कहा कि अब शमिता को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। फिर वहीं गांव में ही ड्राइवर के जानकार के यहाँ थोड़ा सा चाय पानी पीकर
सब फौरन ही उस पहचान वाले की गाड़ी में हावड़ा लौट पड़े। हावड़ा पहुंचते ही उन्होंने सीधे फ्लाइट पकड़ी और अपने हॉस्टल आ गए। यही आते ही मिस मिताली ने प्रिंसिपल मैम को सारी हैरत अंगेज घटना की जानकारी दी। मिस मिताली ही नहीं बल्कि हॉस्टल की वो 8 लड़कियां भी अब शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगी फूलपुर का वो दहशत भरा सफर। तो साथियों, इस स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। और जैसे भारत का ये फूलपुर गांव है, वैसे ही न जाने हमारे देश में ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पर ऐसी हॉरर स्टोरीज हमें सुनने को मिलती रहती है। हाँ, मैं जानता हूं कि अगर आप शहरों के अंदर किसी से इस बारे में बात करेंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हमें उन लोगों की बात ही नहीं करनी है। हमें केवल बात करनी है उन लोगों से जिनके साथ ऐसे ही भयानक हादसे हो चुके हैं, जिन्होंने ऐसी घटनाएं घटित हुए अपनी आंखों से देखी है या अनुभव किया है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। कुछ अलग आपको इस स्टोरी में जानने को मिला होगा और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर बार कुछ नया देने की कोशिश की जाए, कुछ नए प्रकार के हादसों से आपको रूबरू करवाया जाए। तो जो भी साथी आखिर तक स्टोरी सुन रहे हैं, उनका हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। तो चलिए अब उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज को पूरा सुना है और अपना नाम हमें सजेस्ट किया है। मनोज, सोनिया सोनीपत, मेहरान श्रीनगर कश्मीर से, किरण ग्वालियर से, गणेश सिंह पटना बिहार से, अशोक कुमार उत्तर प्रदेश से, विकास शर्मा जम्मू से, आरती गोरखपुर से, किशन वर्मा मेरठ से, सुरेश सिंह ग्रेटर नोएडा से, आयशा सियालकोट से और सचिन सिंह थाईलैंड से। तो चलिए मैं जल्दी ही आपसे एक बड़ी स्टोरी के साथ मुलाकात करता हूँ।